जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे भारतीय शिक्षा आयोग 1882 पे चर्चा कर रहे थे और हमने जो विभिन्न तथ्य थे उससे संबंधित वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, हंटर महोदय ने जो सिफारिशें थी, जो सुझाव था, उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया है वो हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो हंटर आयोग की जो सिफारिशें व सुझाव है, जिसमें पहला है शिक्षा नीति 1854 के संबंध में सिफारिशें। जो शिक्षा नीति 1854 बनी थी उसके संबंध में कहीं ना कहीं सिफारिशें हंटर महोदय देते हैं। अब क्योंकि जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करने के लिए सिफारिश किया जाता है। तो पहली चीज देखने को मिलता है जो यहाँ पर, और हंटर महोदय पहली शिक्षा नीति है इसमें पहली बात कहते हैं कि जो सरकार जो है, सरकार को शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निगमों व व्यक्तिगत संस्थानों को सौंप देना चाहिए। ठीक है, ये हंटर महोदय कहते हैं। दूसरी बात जो इसमें कही जाती है कि विद्यालयों में जो अध्यापक लगे हुए हैं उनको, जो बच्चे हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में, और जो विद्यालय के पुनरुत्थान के लिए भवन निर्माण किए जा रहे हैं, प्रयोगशालाएं हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, उनके लिए भी अनुदान देनी चाहिए। तीसरी बात जो सिफारिश के रूप में कहते हैं वो कहते हैं कि अनुदान राशि देने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। चौथी जो बात सिफारिश में बताते हैं हंटर महोदय, कहते हैं कि जो भी विद्यालय में अनुदान राशि दी जा रही है उससे संबंधित जितने भी सदस्य लगे हुए हैं सबको उसके बारे में पता होना चाहिए और बिना किसी कारण का अनुदान जो राशि है वो बंद नहीं करना चाहिए। और अनुदान राशि जो है वो सभी प्रांतों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर प्रदान करना चाहिए। इतनी बातें कहीं ना कहीं हंटर ने अपने सुझाव में प्रस्तुत किया। और उसके साथ साथ देखते हैं तो अनुदान राशि जो है वो समय समय पर दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोक दिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए समय समय पर ये नहीं मिलता है, रोक दिया जाता है, तो उस विद्यालय में जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं छात्र या शिक्षक की अगर बात करें, तो जैसे शिक्षक ही पढ़ा रहा है, अगर उसको एक उचित वेतन नहीं मिलेगा विश्वविद्यालय में तो क्या वो पढ़ाने के लिए जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। वो तो दूसरे व्यवसाय में फिर लगेगा जहां पर उसको एक उचित वेतन या धन की प्राप्ति हो, जिससे उसका जीविकोपार्जन हो, उसके परिवार का जीविकोपार्जन हो। अगर छात्रों को ही छात्रवृत्ति की व्यवस्था नहीं की जाएगी जिसके कारण उस अभिभावक पे अतिरिक्त भार पड़ेगा, तो क्या अपने बच्चों को भेजेगा पढ़ने के लिए? नहीं भेजेगा। इसलिए हंटर महोदय ने कहा कि सरकार को कहीं ना कहीं वो अनुदान की राशि देनी चाहिए। ठीक है, समय समय पर पहुंचानी चाहिए। ये बात सबको समझ में आया? तो ये पहले जो शिक्षा नीति थी इसमें 1854 में, उसके संबंध में क्या कहा हंटर ने सुझाव प्रस्तुत किया। प्यारे बच्चों, दूसरा जो पॉइंट सुझाव में प्रस्तुत किया है वो है प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिशें। ठीक है,
अब प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जब हंटर महोदय सिफारिश देते हैं तो ये क्या कहते हैं, उद्देश्य पहले निश्चित होने चाहिए। ठीक है, इस उद्देश्य को भी दो भागों में बांटा गया। पहला जो उद्देश्य यहाँ पर बताया गया वो बताया गया कि जो जनसाधारण शिक्षा है उसकी व्यवस्था की जाए। किसकी व्यवस्था? जनसाधारण की। दूसरी बात जो कही जा रही है कि पिछड़ी हुई जातियों तथा प्रांतों के शिक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए, जिसमें कि पिछड़ी जो जातियां हैं, ठीक है, और जो कह सकते हैं जो प्रांत भी पिछड़े हुए हैं, हाँ, उनके शिक्षा के लिए क्या किया जाए, ठोस कदम उठाया जाए। ये दो उद्देश्य यहाँ पर ये बताते हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए। दूसरी जब बात करते हैं हम लोग उद्देश्य के पश्चात तो हमें समझ में आता है कि प्रशासन एवं प्रबंधन क्या होना चाहिए या फिर वित्त व्यवस्था क्या होनी चाहिए। प्रशासन व वित्त व्यवस्था, ठीक है। तब यहां पर हमें समझ में आता है जो हंटर महोदय ने कहा है, हंटर महोदय कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा को नगरों या नगर महापालिका कह सकते हैं उनके हाथों में दे देना चाहिए, जिला परिषदों के हाथों में दे देना चाहिए, सौंप देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सुझाव प्रस्तुत किया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो इन्हीं के हाथों में दे देना चाहिए, ठीक है। और यही नहीं, वित्त व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा कि जो स्थानीय निगम हैं, जो व्यक्तिगत संस्थाएं हैं, वो क्या करेंगे, इन्हीं प्रांतीय जो सरकारें हैं वो क्या करेंगे, 1/2 या फिर 1/3 आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे प्रांत सरकार। बाकी हाथों में किनके होने चाहिए, नगर महापालिका के हाथों में होना चाहिए। और किनके हाथों में होना चाहिए, जो व्यक्तिगत संस्थाएं हैं उनके हाथों में होना चाहिए। वो तो पैसा स्वयं ही क्या करेंगे, खर्च करेंगे शिक्षा व्यवस्था को ऊंचा उठाने का। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रांत की सरकारें हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी 1/2 या फिर 1/3 आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान कर देंगे प्राथमिक शिक्षा में, ठीक है। ये प्रशासन होगा और इस तरीके का शिक्षा व्यवस्था, वित्त व्यवस्था होगी। क्योंकि अगर सिर्फ सरकार का ही बागडोर होगा, जैसे अगर मैं कहूँ अभी वर्तमान में जो है देखे होंगे, जो अभी वर्तमान में भी चल रहा है, नगर निगम के भी हैं ना, जो शिक्षा अंतर्गत है, तो नगर निगम अपना देखता है, यूपी गवर्नमेंट अपना देखता है। वो यूपी गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, वो तमाम संगठनों का निर्माण किया है जिसमें अधिकारियों को नियुक्ति किया है, समय पर क्या करता है, शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता की जांच करता है, मूल्यांकन करता है। अगर सपोज करिए कि ये सब संस्थाएं नहीं होती ना, या फिर व्यक्तिगत संस्थाओं के हाथों में नहीं दिया गया होता, सिर्फ शिक्षा जो है वो राज्य सरकार अगर चलाती, तो राज्य सरकार जो है हर एक शिक्षण संस्थाओं का सही ढंग से जांच या मूल्यांकन नहीं कर पाती। तो इसीलिए, क्योंकि हर एक जगहों पे जाना या फिर मूल्यांकन करना, देख रेख करना, समय समय पर वो सारी अनुदान राशि या फिर समय समय पर उसकी गुणवत्ता का जांच सिर्फ सरकार अगर कहा जाए अकेले रूप में कर ले तो ये असंभव है। इसलिए आज के समय में भी अगर आप देखते होंगे तो तमाम संस्थाएं जो हैं वो नियुक्त की गई हैं। प्राइवेट जो व्यक्तिगत हाथों में दिया गया है वो खुद ही चला रहे हैं, नियुक्त किए गए हैं। आप देखिए तो बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय हैं जो कि प्राथमिक विद्यालयों में आप देखे होंगे कि डायट है और उसके साथ साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी बहुत सारे नियुक्त किए गए हैं जो समय समय पर शिक्षा की गुणवत्ता को जांच कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, मूल्यांकन करवा रहे हैं।
तो उसके आधार पर जो सामग्री की भी आवश्यकता पड़ रही है उस सामग्रियों को भी उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात उस समय भी महसूस की गई थी, इसी आधार पे कहीं ना कहीं ये प्रशासन किया गया और वित्त व्यवस्था किया गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बात आती है कि शिक्षा का माध्यम क्या होगा। किस माध्यम से शिक्षा दी जाएगी? तो प्राथमिक शिक्षा में हंटर ने कहा कि जो शिक्षा का माध्यम होगा वो प्रांतीय भाषाएं होनी चाहिए। जो जिस प्रांत में विद्यालय है वहाँ की जो भाषा बोली जा रही है उसी भाषा का ही प्रयोग करके शिक्षक वहाँ पे पढ़ाएगा सिखाएगा, क्योंकि उस भाषा को वो बालक अच्छी तरीके से जानता है और उसी भाषा में अगर उसको सिखाया जाए पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर सकता है प्यारे बच्चों। तो इसलिए क्या कहा गया, प्रांतीय शिक्षा भाषा में उसकी शिक्षा होनी चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है, सुझाव जो दिया हंटर ने कि पाठ्यक्रम क्या होंगे। तो पाठ्यक्रम के रूप में ये कहा जाता है कि जो तात्कालिक स्थिति है उसके अनुसार होना चाहिए। अब तात्कालिक जो डिमांड है लोगों की उसी के अनुसार कहीं ना कहीं उनको उनका पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। क्या है लोगों की डिमांड? आज वर्तमान समय में अगर कहें तो पॉलिटेक्निक, ITI, BTech, MTech ना या बी फार्मा, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जिसकी डिमांड है। शिक्षा जगत में बहुत सारे लोग आज भी अगर देखा जाए तो BTC, B.Ed की डिमांड है। वैकेंसी अगर एक हो जाए तो ज़्यादा डिमांड हो जाता है। अभी देखिए जैसे BTC का ज़्यादा डिमांड हो गया है, B.Ed को यहाँ से हटाया गया तो BTC का डिमांड हो गया। अब उसके अनुसार वो अगर देखें तो सिटी भरी जा रही हैं। तो इस आधार पे कह सकते हैं आप पाठ्यक्रम के डिमांड में अगर देखा जाए इस समय में हम बात कर लेते हैं, जब की बात कर रहे हैं तो वहाँ से अगर लें तो उस समय ये महसूस किया जा रहा था कि व्यावसायिक शिक्षा की ज़्यादा डिमांड थी, कृषि की डिमांड थी, कृषि से संबंधित शिक्षा दिया जाए, गणित विषय की डिमांड थी, सामाजिक विज्ञान की डिमांड थी। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो जो कताई होता है, बुनाई होता है ना, उससे संबंधित शिक्षा की डिमांड थी, पशुपालन शिक्षा की डिमांड थी। तो ये सब शिक्षाएं कहीं ना कहीं देखी जाती है जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। हंटर ने ये सुझाव दिया कि जो तात्कालिक कह सकते हैं कि स्थितियां हैं उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करके उनको शिक्षा दी जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके पश्चात नेक्स्ट जो बात समझ में आता है कि प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्तियां। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य टीचरों की क्या किया जाए, नियुक्ति किया जाए। क्योंकि अगर विषय का ज्ञाता होगा, योग्य होगा, तभी उन बच्चों को सही ढंग से ज्ञानार्जन करा पाएगा, अन्यथा वो बच्चा सही ढंग से अध्ययन नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारे पास जब योग्य शिक्षक नहीं होंगे तो वो सही ढंग से पढ़ाएंगे नहीं, तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे बच्चे। तो इसलिए किनकी नियुक्ति किया जाए, जो प्रशिक्षित युक्त शिक्षक होंगे। जैसे आज के समय में देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि लोग BTC का प्रशिक्षण ले रहे हैं, B.Ed का प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब उसके पश्चात उनकी नियुक्ति की जा रही है और उसके लिए भी आप देखे होंगे कि नियुक्ति करने से पहले एक मानक बना दिया गया है कि UP टेट, C टेट, सुपर टेट पास होंगे तब जा करके कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती कराई जाएगी और वो जो नियुक्त होंगे वो प्रशिक्षण युक्त शिक्षक होंगे जो उनके बालकों के
क्षमता और स्तर के अनुसार सिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उसी बालकों को सिखाने की ट्रेनिंग लिया हुआ है ना। तो इसीलिए किसकी बात की जा रही है, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्तियों की बात की जा रही है। वर्तमान शिक्षा को देखते हुए मैं अगर एक बात कहूँ, उदाहरण के माध्यम से बताऊं कि वास्तव में शिक्षा जगत में जिनको होना चाहिए वो शिक्षा में शिक्षक का कार्य नहीं कर रहे हैं, वो कहीं और आप देखेंगे चले जा रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो आप देखिए, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे शिक्षा में अगर होते तो शायद जो हमारी प्राथमिक शिक्षा का स्तर है वो आज के समय में ज़्यादा ऊंचा होता। जो हम देख रहे हैं शिक्षा का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरता चला जा रहा है। होना किसको चाहिए, जो IAS PCS के अधिकारी हैं, जो कि सिर्फ किसके लिए, थोड़ा सा वैभव के लिए या फिर थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ी सी कह सकते हैं कि अपना कह सकते हैं कि एक बात समझ में आती है, जो यहाँ पे अगर शब्द यूज किया जाए तो अपने व्यक्तिगत विकास के लिए वो इन क्षेत्रों में नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर उनको इतना ना पैसा मिल पाता है, ना वो मान सम्मान मिल पाता है, या उतना वैभव नहीं मिल पाता है जहाँ पर IAS को उतना मिल पाता है वहाँ पर। अगर ये लोग अगर प्राथमिक शिक्षा में या शिक्षा जगत में होते, शिक्षा देने का काम करते, तो शायद हमारी जो प्राथमिक शिक्षा का स्तर है, जो बच्चों का बेस ही कमजोर होता चला जा रहा है, ये और अच्छा होता। जो हम ये कल्पना करते हैं कि आगे चल करके उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे जिससे अच्छे नागरिकों का निर्माण होगा और हम राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पे ले जाएंगे, तो ये शायद संकल्पना सही सिद्ध होती। लेकिन आ कौन रहे हैं शिक्षा जगत में, जो मजबूरी में BTC B.Ed कर लेते हैं, शिक्षा में 5 साल 4 साल छोड़े रहते हैं, और घर वालों को लगता है कि कुछ नहीं कर रहा है तो इसको B.Ed BTC करा दिया जाए। तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों की बात कर रहे हैं, वो अपना दूसरा कार्य भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ फैशन नहीं है उनका, लेकिन फिर भी शिक्षा ग्रहण मजबूरी में कर ले रहे हैं। वैकेंसी आया तो घर वाले 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया दे करके किसी भी तरीके से उनको नियुक्ति करा देते हैं। अब ऐसे लोग जब शिक्षा में जाते हैं या आते हैं तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे, जिनको खुद शिक्षा में रुचि नहीं रही है, जो कभी विद्यालय नहीं गए, घर बैठे ही डिग्री ले लिए, घर बैठे ही प्रशिक्षण ले लिए, तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था को जाहिर सी बात है कि नीचे चलती चली जाएगी। आज जो शिक्षा में हम कहते हैं कि शिक्षा में हरासमेंट हो रहा है, बिल्कुल होगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं समझनी होंगी ना। अब उसके पश्चात, अब ये तो बात हो गया क्या, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्तियों की ना। अब शिक्षक, नेक्स्ट पॉइंट है छठा, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय। ठीक है प्यारे बच्चों, मार्कर बहुत कम चल रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की बात की जा रही है। अब आयोग ने देखिए योग्य शिक्षकों की पूर्ति के लिए क्या किया, इसके लिए आयोग ने नॉर्मल विद्यालयों की स्थापना किया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र। अब केंद्र पे ही जो है वो शिक्षक आएगा और बहुत सारे संख्या में केंद्र में क्या किया जाएगा, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग दे करके उनको निपुण शिक्षक बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए क्या होने चाहिए, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की बात कहीं ना कहीं हंटर ने अपने सुझाव में प्रस्तुत किया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किया है हंटर ने। अब उसके पश्चात तीसरा पॉइंट जब देखते हैं तो माध्यमिक शिक्षा के
संबंध में सिफारिशें क्या है। ठीक है, तो यहां पर प्यारे बच्चों एक चीज पॉइंट सभी नोट करते चलिएगा ना। अब इसमें भी देखिए जब सिफारिश किया जाता है तो यहाँ भी हंटर ने पहले क्या उद्देश्य होगा वो निर्धारित किया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, हंटर महोदय कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा का जो उद्देश्य होगा वो बालक के सामान्य जीवन से संबंधित होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक बच्चे के जीवन से संबंधित उद्देश्य नहीं निश्चित किए जाएंगे तब तक वो क्या सिखाया जाए, क्या पढ़ाया जाए। तो इसलिए उद्देश्य बालक के जीवन से संबंधित निर्धारित होने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के पश्चात ही जो बच्चे उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं उसका निर्माण यहीं से तय हो जाएगा। दूसरा उद्देश्य कहीं ना कहीं ये उन्होंने बताया। अब उसके पश्चात प्रशासन व वित्त व्यवस्था क्या थी माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में। प्रशासन व वित्त व्यवस्था। देखिए अब यहां पर हंटर महोदय माध्यमिक शिक्षा के संबंध में बताते हैं कि शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो समाज में एक प्रबुद्ध व्यक्ति का निर्माण करना, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति का निर्माण करना, जिससे कि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके और उसके साथ साथ हम उस व्यक्ति के अंदर कुछ कुशलताओं को निपुण करना या स्किल डेवलपमेंट कह सकते हैं कर सके। ये चीजें कहीं ना कहीं प्रशासन के अंतर्गत उनको सम्मिलित किया गया। अच्छा, जो संपन्न व्यक्ति हैं वो व्यक्ति क्या करेंगे, अब यहीं से उच्च शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं तैयार होंगे। ठीक है, तो ये बातें प्रशासन व वित्त व्यवस्था में तय की गई। उसके साथ साथ तो प्यारे बच्चों माध्यमिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो समाज के प्रबुद्ध या समृद्धशाली व्यक्तियों को सौंप दिया गया, या सौंपने की बात कही जा रही है कह सकते हैं सुझाव में। और जिन क्षेत्रों में ऐसे लोग नहीं हैं तो वहाँ पर माध्यमिक विद्यालयों को खोलने की सिफारिश की जा रही है सरकार से। ठीक है, ये प्रशासन। अब उसके पश्चात अगर देखा जाए तीसरा जो सुझाव देते हैं माध्यमिक शिक्षा में हंटर महोदय, शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम क्या है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हंटर महोदय ने शिक्षा का माध्यम कोई स्पष्ट नहीं किया हुआ है। स्पष्ट इसलिए नहीं किया, उनका ये विचार रहा होगा कि यहाँ से जो अंग्रेजी शिक्षा ही रहे ताकि यहाँ से जो लोग निकल करके जाएंगे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करें। तो उच्च शिक्षा क्योंकि क्या थी, अंग्रेजी माध्यम में ही शिक्षा प्रदान की जाती थी, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से शिक्षा का माध्यम यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया है। ये भी चाहते थे कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा बनी रहे। ठीक है, उसी के माध्यम से लोग ले, तो इसलिए यहाँ पर कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अब उसके पश्चात देखा जाए तो पाठ्यक्रम की बात आती है। तो हंटर महोदय यहाँ पर पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित करते हैं, दो भागों में। ठीक है, एक तो भाग हम लोग बोलते हैं ए बोल सकते हैं या फिर इसको बी। ठीक, अब ए भाग क्या है, तो यहाँ पर ए भाग में जो पाठ्यक्रम है, मैं थोड़ा सा यही पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है तो इस पाठ्यक्रम में साहित्य विषय क्या रहेगा, साहित्य विषय, और अंग्रेजी की शिक्षा को अनिवार्य माना गया। अंग्रेजी विषय की शिक्षा को क्या किया गया,
अनिवार्य माना गया, क्योंकि यहाँ से लोग क्या करेंगे, जब इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेंगे तब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या कह सकते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। यही लोग आगे चलकर उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो पाठ्यक्रम पहला वाला है वो पाठ्यक्रम में क्या किया गया है, साहित्य विषय को सम्मिलित किया गया है और अंग्रेजी विषय को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आगे चल करके उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो इच्छुक हैं वो ग्रहण करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों साहित्य के क्या बनेंगे, विद्वान बनेंगे, जाहिर सी बात है। बी शिक्षा के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो व्यावसायिक विषय को क्या किया गया, इसमें सम्मिलित किया गया। अब व्यावसायिक विषय जो सम्मिलित किया गया है प्यारे बच्चों, तो इस विषयों का अध्ययन करके लोग अपने जीविकोपार्जन कर सकेंगे। तो ऐसी शिक्षा जिससे कि उनकी जीवन शैली सुदृढ़ हो सके, तो ऐसी शिक्षा यहाँ पर प्रदान करने की बात की जा रही है, जिसमें कह सकते हैं कि खेती बाड़ी करना या फिर मछली पालन करना, कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उद्योग धंधों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, तो ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित किया गया है व्यवसायिक शिक्षा, जिसमें अपना सिर्फ जीविकोपार्जन करने के लिए वो सक्षम हो जाए। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम का स्वरूप था। अब यहाँ से जब बात करते हैं पाठ्यक्रम के बाद, तो प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की बात आती है। तो यहाँ भी उन शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो शिक्षा जगत में रुचि हो, जो प्रशिक्षण युक्त हो, जो शिक्षा स्तर को क्या करे, ऊंचा उठा सके। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा में नौकरियां देनी चाहिए, जो कि शिक्षा स्तर को ऊंचा उठा सके, जो कि ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि जो उन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार कर सकें, ऐसे टीचरों को यहाँ पर नियुक्ति करनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका किससे रिलेटेड, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशें जो हंटर ने दिया था। अब यहीं पे एक और समझ लेते हैं फटाफट, उच्च शिक्षा के संबंध में सिफारिशें। अब इस पॉइंट को पहले नोट कर लीजिए आप लोग फटाक से, तो ये भी नोट कर लीजिए फटाफट प्यारे बच्चों। अब देखिए सिफारिश में, उच्च शिक्षा के सिफारिश में फटाफट क्या बताया गया है। पहला उद्देश्य जो बताया गया, छात्रों को अच्छे नागरिक बनाने का ज्ञान दिया जाए। यहाँ पर हंटर महोदय कहते हैं कि छात्रों को क्या बनाना है, अच्छा नागरिक बनाना है। इसका ज्ञान कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा को सौंपा गया। नैतिक विकास हो, क्योंकि जब ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि उनके नैतिक विकास का डेवलपमेंट हो, नैतिक मूल्यों का डेवलपमेंट हो, जिससे कि वो अच्छे आचरण कर सके। ठीक है, अगर ऐसे लोगों का डेवलपमेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्र का डेवलपमेंट होगा। राष्ट्र सेवा तथा उच्च ज्ञान की प्राप्ति कराना है उनको, उच्च शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं, तभी वो क्या करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे और उच्च ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो उच्च ज्ञान प्राप्त करने पर भी जोर दिया है और राष्ट्र की सेवा करने के लिए भी कहीं ना कहीं हंटर महोदय ने सिफारिश किया है कि जो उच्च से शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो क्या करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई हायर एजुकेशन ग्रहण कर लेता है तो उसके बुद्धि का विकास होता है। जब बुद्धि का विकास होता है तो वो जो भी कार्य करेगा या जिस कार्य में वो अपना सहयोग देगा उससे राष्ट्र का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अगर व्यक्तिगत अगर उसका विकास हो रहा है तब भी उस राष्ट्र का विकास होगा, क्योंकि वो कैसा नागरिक है, अच्छे नागरिक है ना। अब उसके बाद प्रशासन व वित्त की व्यवस्था, यहाँ पर हंटर महोदय कहते हैं कि सरकार को भारतीयों को विद्यालयों के लिए या महाविद्यालयों के लिए छोड़ देना चाहिए। वो खुद ही महाविद्यालयों का निर्माण करेंगे, लेकिन कुछ जगहों पर जो वो निर्माण करने में असमर्थ हैं वहाँ पर क्या किया जाए, महाविद्यालयों की स्थापना किया जाए। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और उनको अनुदान देने का काम भी ये ब्रिटिश सरकार का ही होगा। ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं प्रशासन व वित्त व्यवस्था के संदर्भ में
हंटर ने सुझाव प्रस्तुत किया। ठीक बात। अब उसके बाद शिक्षा का माध्यम क्या होगा, तो पहले से जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर हंटर महोदय भी क्या होते हैं, वो ये चाहते थे कि यहाँ पर शिक्षा का जो माध्यम हो वो अंग्रेजी माध्यम हो, यहाँ से लोग शिक्षा ग्रहण करें तो वो अंग्रेजी माध्यम में ही ग्रहण करें। अब इससे क्या होगा, ये भी चालाकी है हंटर। अब इससे क्या होगा, उनकी जो साहित्यिक भाषा थी, जो पाश्चात्य भाषा थी, उसको बढ़ावा मिल रहा है, बल मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, जब हम कह रहे हैं अच्छे नागरिक होंगे तो भाई वो किसकी बढ़ावा देने की बात करेंगे, वो भी तो आकर के हमारे देशों में पाश्चात्य शिक्षा को ही बढ़ावा देने की बात करेंगे ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए चालाकी किया गया है शिक्षा के माध्यम में ना, और यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता होगा, लेकिन जब हम इवैल्यूएशन करेंगे तब इस बातों को चर्चा में रखेंगे। पाठ्यक्रम कैसा होगा, देखिए यहाँ पे जब पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो एक बात समझ में आती है कि महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम जो होगा वो उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी होगी, और यहाँ पर ऐसा हम पाठ्यक्रम सम्मिलित करें जिसमें कि अपनी रुचि के अनुसार बच्चे सीख सकें, अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार सीख सकें, और जिससे कि हम क्या चाहते हैं, अच्छे नागरिक बनाना चाहते हैं, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, उसमें नैतिक गुणों का विकास करना चाहते हैं, वो हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसी पाठ्यक्रम उनकी होनी चाहिए जिसमें कि एक अच्छे नागरिकों का विकास कर सके। और उसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, ऐसा पाठ्यक्रम हो जो लोग अपने रुचि के अनुसार चुनाव करें, वहां पर स्वतंत्रता होगी विषय चुनने का। ठीक है, तो वो रुचि के अनुसार विषय चुनेंगे। यहाँ पर प्रशिक्षित प्राध्यापकों की नियुक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए नियुक्ति किया था, और यहाँ पर उच्च शिक्षा में सुधार करने के लिए प्राध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सुझाव देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, ये मिलता है, अच्छा यहाँ पे भी बड़ा चालाकी करता है, वो कहता है जो लोग यहाँ पे नियुक्त होंगे ना, वो यूरोप के जो विश्वविद्यालय होंगे वहाँ से जो अध्ययन करके आया होगा उन्हीं को हम क्या करेंगे, यहाँ पर नियुक्त करेंगे। बहुत चालाक है सब। हंटर भी यहाँ पे देखिए क्या चालाकी किया है, कह रहा उच्च शिक्षा में वही शिक्षा देंगे जो यूरोप के विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करके आए होंगे, और वो भारत के और होंगे क्या, भारतीय मूल के होंगे, जो कि बहुत कम लोग आपको देखने को मिलता है कि भारतीय मूल के जो यूरोप के विश्वविद्यालयों में जाकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके आए हों वो यहाँ पर पढ़ाएंगे ना हायर एजुकेशन में। तो जिनकी पहले से ही कह सकते हैं उच्च वर्ग में रहे होंगे, जिनके पास पर्याप्त समय रहा होगा, धन रहा होगा, वही ना जाके यूरोप के विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करके आए होंगे, वही शिक्षा देंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं हंटर कहते हैं। अब प्यारे बच्चों इसके पश्चात है धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में क्या सुझाव प्रस्तुत किया, स्त्री शिक्षा के संदर्भ में क्या सुझाव किया प्रस्तुत किया, और मुस्लिम शिक्षा के संदर्भ में हंटर ने क्या सुझाव प्रस्तुत किया, या फिर ईसाई मशीनरियों के संदर्भ में क्या सुझाव दिया, ये मैं आप लोगों को कल क्लास लेकर के बता दूंगा। अब इसके पश्चात जो और भी महत्वपूर्ण चीज़ें रह जाती हैं कि हंटर का शिक्षा आयोग का मूल्यांकन, जिसमें हम पक्ष और विपक्ष दोनों देखेंगे, और उसका क्या परिणाम निकला वो भी कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही है। आपका आज का जो क्लास है वो कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। और बाकी सब आप लोग यहाँ से जो पॉइंट्स है वो नोट कर लीजिए।